हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हो सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं आरपीएससी की प्रोटेक्शन ऑफिसर जो एक वैकेंसी है उसके बारे में। ऑल्दो उसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको यह नहीं पता रहता है कि ये वैकेंसी भी आती है, इस वैकेंसी में भी फॉर्म भरना होता है। बाद में धीरे धीरे जब ये चीज़ें सर्कुलर होती है तब आइडिया लगता है अच्छा ये वैकेंसी भी आके गई है, मैंने तो ये फॉर्म ही नहीं भरा था क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ये फॉर्म भी होता है। तो देखिए ऐसा है कि आपको जैसे हम देखते हैं कि एपीओ का पता रहता है, जेएलओ का पता रहता है, हम जो है अदर जो डिपार्टमेंट रहती है, मिनिस्ट्री की कुछ अगर आती है वैकेंसीज आती है उन सब का पता रहता है। एंड डेफिनेटली जुडिशरी की तैयारी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसका भी पता ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग बाल विकास जैसे महिला बाल विकास विभाग है, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वह निकाली जाती है। और इस तरह से कई सारे विभाग रहते हैं जो डायरेक्ट लिंक करते हैं यहाँ पर कोर्ट के काम से, यहाँ पर जो संरक्षण होता है उनके काम से। तो यहाँ पर इस तरह की जॉब के बारे में हमें पता रहता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो यहाँ पे टाइमली आपको हर एक वैकेंसी, जो इस तरह की वैकेंसी आती है, उसका भी आइडिया लग जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में। सबसे पहले कि भाई ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये होता क्या है, कौन से विभाग में इसकी यहाँ पे जॉब लगती है, यहाँ अगर हमें जॉब लगनी है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसमें एग्ज़ाम कैसे होते हैं, यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे काम क्या होता है, भाई मुझे क्या काम आना चाहिए, वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। हम इसके ऊपर ये जो वीडियो है टोटल इसके ऊपर ही रहेगा। और अभी अभी की बात करते हैं तो आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसके लिए प्रेस नोट अभी जारी हुआ है, जिसके बारे में भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने किसी ने फॉर्म भरा है तो आप जो वीडियो जाके पक्का देखिए, और अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तब भी अगर आप जो है वो वीडियो देखते हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। बिकॉज यहाँ पे आरपीएससी के रूल्स रेगुलेशंस का भी वहाँ पे जिक्र है कि कब आपको यहाँ पे आरपीएससी जो है एग्जामिनेशंस अगर आपके कंडक्ट करवाती है उससे पहले आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दे सकती है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है कुछ अगर आपसे इनकरेक्ट हो गया है। दूसरा कि यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन होता है कि विड्रॉल आपको करना होता है। अब विड्रॉल क्यों करना होता है, किस कारण से होता है, वह भी आप जो वहाँ पे जान के देख सकते हैं। तो आरपीएससी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको यहाँ पे लॉ की डिग्री ही मांगी है। दूसरा यहाँ पे मांगा है कि आपके पास में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि जो रहती है उसका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, और राजनीतिक जो राजस्थान का जो कल्चर है वह उसका ज्ञान जो है आपके पास में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई है। सैलरी की बात अगर हम कर लेते हैं ना, तो सैलरी भाई यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। लेवल 11 के हिसाब से आप यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। आरपीएससी का है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और तो यहाँ पे 4200 के पे ग्रेड के हिसाब से आपको मिलती है। अब ये है तो दूसरा क्वेश्चन भी ये आता है कि भाई अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो यहाँ पे कौन सी एज तक मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आपकी उम्र 40 साल है तब भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। और रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तब आपको फुल छूट दे रखी है कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 साल की छूट दे दी है, बट हाँ जैसे 3 साल हुआ तो 5 साल हुआ, SC ST रहती है उनके लिए तो 3 साल का रहता है, 5 साल का रहता है। इस तरह से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन के अंदर भी छूट मिल जाती है। टोटली देखा जाए तो 45 वर्ष अगर रिजर्वेशन में आ रहे हो तब आपको यहाँ पे मिलती है। और उसके अलावा दिव्यांगजन ये सब रहते हैं उनके लिए भी अलग जो कैटेगरी रहती है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एज में रहता है, रिलैक्सेशन रहता है, उनके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, उसके ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिलेबस होता है, ये सारा रहता है। और एग्ज़ाम यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, 3 घंटे के होंगे। यहाँ पे कॉमन पेपर होता है और जो सब्जेक्टिव पेपर है वह होता है, ऑप्शनल जो रहता है वह रहता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होएगी क्योंकि एमसीक्यूज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये एक जो आपका जो पेपर आता है वह टफ हो जाता है जैसे ही हमारे सामने नेगेटिव मार्किंग आती है, क्योंकि होता है ना भाई नेगेटिव मार्किंग में हमें बहुत तैयारी के साथ जाना रहता है कि इस एंड टाइम पे कि भाई अभी ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारे अंदर का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल्दो हमें अच्छी तैयारी रहती है लेकिन फिर भी अटैम्प्ट करने में इश्यूज आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, ये सारा ये रहता है। अब बात करेंगे कि भाई अगर आप इसमें आना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या यहाँ पे
योग्यता तो मैंने बता दी, लेकिन अब आपके पास में स्किल क्या होनी चाहिए वो बात करेंगे। जॉब की बात करते हैं, चलिए साथ में चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर मीन्स की संरक्षण अधिकारी, किसी की संरक्षणा करना आपका काम रहेगा। लेकिन विभाग कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे महिला एवं बाल विकास आयोग विभाग में आपकी यहाँ पे जॉब लगती है। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको जो है एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो आपका अगर महिला और बाल विकास विभाग में अगर आप आते हो तो आपकी ड्यूटीज़ जो रहती है इसकी जैसी ही रहेगी। कैसे रहती है, तो आपकी ड्यूटी से बात करें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत यहाँ पे जो कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उनकी निगरानी आपको रखनी होती है। पूरा ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे रखना होता है। दूसरा ये रहता है कि सुनिश्चित करना रहता है कि भाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है और इस एक्ट के अंतर्गत आया है जिसकी कि यहाँ पर आपको निगरानी रखनी है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कोई जो आरोपी है, जो इसके अंतर्गत आरोपी है, वह जो है वो जो ऑर्डर्स आए हैं उनका पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके देखना भी आपका ही काम होता है। दूसरा ये रहता है कि भाई अगर आप दूसरा काम क्या रहता है, तो लीगल एड अवेयरनेस भी रहती है, कानूनी सहायता उपलब्ध करना भी आपको यहाँ पे काम रहता है। पीड़िता को महिला आयोग, अगर कोई पुलिस है, शेल्टर होम से आदि से जोड़ना होता है तो वो काम भी आपको करना रहता है। दूसरा ये रहता है कि जो शेल्टर होम रहते हैं उनका काम रहता है पुनर्वास की जो व्यवस्था होती है उनकी स्थापना करना होता, व्यवस्था करनी होती है। और बाकी यहाँ पे अगर इस तरह से इश्यूज आते हैं तो जो रोजगार की दिशा दिखानी होती है तो वो काम भी आपको यहाँ पे बताया गया है। एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पर डिपार्टमेंट में आप संरक्षण अधिकारी हैं। संरक्षण अधिकारी होने के नाते अभी आपका जो है इतना काम मैंने बताया है। अब क्या रहता है, अगर कभी जैसे कोई मेडिकल की जरूरत पड़ गई है, पीड़िता है, उसको मेडिकल है, काउंसलिंग है, तो यहाँ पर भी आपका काम क्या रहता है, आपकी ड्यूटी कैसे दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे पीड़िता रहती है, अगर उसको हेल्थ का सपोर्ट चाहिए, हेल्थ का इश्यूज है, तो आपका काम रहता है कि उनका पूरा वो जो प्रोसेस होता है वह कंप्लीट करवाना रहता है। काउंसलिंग यहाँ पर आपको यहाँ पे उसकी करनी रहती है, तो काउंसलिंग का रहता है। और मेडिकल रिपोर्ट्स ये सारा चीज़ जो है देना रखना होता है। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपके द्वारा करी गई है, इसका जो पूरा ब्यौरा होता है, रिपोर्ट होती है, वह कोर्ट को दी जाती है। तो कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम भी एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका ही रहता है। एफआईआर और पुलिस में भी आप जो है सहयोग दे सकते हैं, पुलिस विभाग में और एफआईआर में भी करवाने में भी, और जो है यहाँ पे आपकी सहायता जो है दिखाई जाती है। कैसे दिखाई जाती है, तो देखिए डिपेंड करता है पहले तो कि केस कैसा है, नेचर कैसा है उसका, और उसके बाद में जो पुलिस की कार्यवाही रहती है उसमें भी आप जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कौन सा एक और ड्यूटी है, तो वह रहता है रिपोर्ट्स का रहता है और डॉक्यूमेंटेशन का रहता है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोर्ट रहती है और यहाँ पे विभाग जो रहते हैं, तो विभाग के जो डेली के वर्क होते हैं, विभाग और कोर्ट जो है लिंक रहेगा। आप मान के चलिए कि कोर्ट के कोई भी आदेश रहते हैं, विभाग को वहाँ पे जाते हैं और विभाग के एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर आप पर वह ड्यूटी आ जाती है कि कोर्ट के जो भी आदेश आए हैं, निर्देश आए हैं, उनको वहाँ पे आपको पूरा करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आया है, कोई डॉक्यूमेंट पे सवाल आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन को करवा के देना है आपको, ठीक है। ये सारा रहता है। और बाकी ये सब करने के बाद में जो रिपोर्ट्स होती है उनको सबमिट करना होता है, भेजना होता है, प्रस्तुत करना होता है, वह सारा काम आपका रहता है। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पे आपको खुद की एक केस डायरी रखनी होती है कि भाई कौन से केस आए हैं, कितना केस आए हैं और कौन से सब्जेक्ट पे आए हैं, किसके क्या क्वेरीज आई हैं, कहाँ पे निर्देश आए हैं, कहाँ पे डायरेक्शंस है, कहाँ पे हमें कुछ रिपोर्टिंग करनी है, ये सारा चीज़ भी रहता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे गवाहों की सूचना तक का भी आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और बाकी ये सारा काम रहता है, छोटे छोटे इस तरह के काम रहते ही हैं। बाकी वुमेन्स और जो बच्चे रहते हैं, जो महिला रहती है और जो बच्चे रहते हैं, उनके राइट के उनके क्या राइट्स हैं, कैसे हैं, लीगल में उनके लिए क्या क्या राइट दे रखे हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लीगल अवेयरनेस की जो प्रोग्राम्स हैं आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एनजीओज़ के साथ मिलकर आपको और अधिक प्रयासरत होना रहता है। कई सारे एनजीओज़ हम जानते हैं कि इन्हीं के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, बच्चों के लिए। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं बार बार मैं महिला बोल रही हूँ, बच्चे बोल रही हूँ, अधिकार बोल रही हूँ, छोटे बच्चे हैं और जो किशोर बच्चे हैं वो सब रहते हैं। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो वो आइडिया आपको लग गया। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊँगी और उसके बाद बताऊँगी कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है।
बात कर लेते हैं इसके बारे में कि एनजीओज़ के बारे में। तो यस, एनजीओ जितने भी रहते हैं तो उनको आपको डेफिनेटली देखना है। आपको अगर उनको जो है डायरी में लिखना है, उनकी रिपोर्ट लेनी है। अगर उनको आपको लगता है तो उनके साथ मिलकर आपको और अधिक प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करने हैं। आपका कोई केस आया है उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे मिलके काम करना रहता है। तो आपको स्पीड के हिसाब से, स्पीडी ट्रायल के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्क करना रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए आपको क्या आना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। तो अगर जैसे मान के चलिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपके पास में एलएलबी है, आपने सारा कुछ कर दिया है, पोस्ट जैसे मान के चलिए 10 पोस्ट आई है। अब आपको कैसे इंश्योर करोगे ये जो 10 पोस्ट है ये मेरी है, क्योंकि आप एलएलबी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाला होगा ना, जिनके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलएलबी है, जिनको कि इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, देवनागरी लिपि वो आ रहे हैं, राजस्थान का कल्चर वो देख रहे हैं, हर एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको वो पोस्ट कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे कम्युनिकेशंस कैसे रहता है, कैसे क्या काम होता है, वो सब तो रहता ही है। लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना क्या चाहिए, तो आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रहता है, जुवेनाइल एक्ट रहता है, पोक्सो रहेगा, आईपीसी रहेगा और सीआरपीसी रहेगा। ये जो 5 एक्ट है इस पर आप अपनी कमांड कर लीजिए। ये अगर आपको आ जाता है बढ़िया से, अगर आपके टिप्स पे ये जो चीज़ें रहती है तो आप जो है आपके सबसे बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी और आप बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे आप जो अपना काम कर दोगे। स्किल की बात करते हैं तो देखिए, स्किल का तो ये है कि आज हर एक डिपार्टमेंट में स्किल के बेस पे वर्क मिल रहा है। आपका चयन लास्ट में अगर इंटरव्यू रहता है तो आपका चयन जो है स्किल के आधार पर आपका चयन होता है। पेपर में अच्छा काम आपने किया है, अब जो है आपका चयन किस आधार पे होगा, तो अब आपका चयन जो है कम्युनिकेशन के हिसाब से, कोऑर्डिनेट आप कैसे कर सकते हो उसके हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर भी यही बता रखा है कि लीगल ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, काउंसलिंग का वर्क आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट आपको करना चाहिए कि पुलिस के साथ आप कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो, क्लाइंट के साथ आप कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो, सोसाइटी के साथ आप कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो, वो सारी जो चीज़ें रहती है वह भी देखी जाती है। तो ये एक रहेगा। ओके, तो मोटा मोटी जो वर्क होता है एज एन संरक्षण अधिकारी, एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर, आपका यहाँ पे मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लोकेशन की, कि भाई लोकेशन इन द सेंस कि भाई अगर कल को आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट जो है कहाँ आपकी जो नौकरी लगेगी, कि भाई आपको कौन से गाँव में जाना पड़ेगा या तो फिर अलग कौन सी जगह जाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी यहाँ पे जॉब लगती है। मीन्स कि यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगेगी, महिला कल्याण विभाग में लगती है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस रहता है वहाँ पे होती है, महिला आयोग के साथ में आपके यहाँ पे जॉब दी जाती है। तो ये सारा चीज़ें रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि आपने ये सारा चीज़ किया है, आपने ये रिपोर्ट ले ली है, आपने केस डायरी ले ली है, आपने ये काउंसलिंग कर ली है, मेडिकल आपने ले लिया है, हर एक चीज़ आप कर रहे हो, एनजीओज़ के साथ मिलकर आप कर रहे हो, लीगल अवेयरनेस आप कर रहे हो, लीगल एड वर्क आप कर रहे हो, रोजगार के लिए आप काम कर रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अब जो है इनका सारा ब्यौरा, जो सारी रिपोर्ट होती है वह आपको कहाँ देनी होती है। तो देखिए, डीएम को आप ये सारी रिपोर्ट दी जाएगी, आपके द्वारा दी जाएगी। यस, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं उनको दी जाएगी। फैमिली कोर्ट में अगर आप निर्देशित किए गए हो तो फैमिली कोर्ट में भी आपको अपनी जो काम है, आपको जो काम आपने किए हैं उसकी रिपोर्ट जो है आपको वहाँ पे भी देनी होगी। तो इस तरह से आपके काम को यहाँ पे दिया जाएगा। महिला आयोग में आपको अगर आपको काम मिल जाता है तो आपकी जो रिपोर्ट्स है बताया जाएगा कि भाई आपको यहाँ पर्टिकुलर जुरिडिक्शन के अंदर ही आपको यहाँ पे जो सारे काम है, आपके दिन भर के रेगुलर काम है, उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देनी होती है। तो टोटली एक अच्छा वर्क होता है, एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब होती है और यहाँ पर आपको सारी एक अच्छी सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सरकारी छुट्टियाँ आपको यहाँ पे मिलती है और एक बहुत ही बढ़िया एक रेपुटेटेड वर्क आपको यहाँ मिलता है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। सोसाइटी को सर्व करने का सबसे बेस्ट मौका यही होता है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होती है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर आप चाहते हैं कि मुझे बनना है तो अभी तो जैसे इसके एग्जामिनेशंस की आ गई है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस तरह की वैकेंसीज अगर आती है तो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वैकेंसीज के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह के फॉर्म फिल करिए और इस तरह के जो मैंने बताए हैं एक्ट्स हैं उनको भी अपना
जो है कमेंट कर लीजिए। होपफुली ये वाला वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।